डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडियोफ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ऑफ क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। और आज आ गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फाइनली अब हिटलर के हाथ में, जब पहले उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, कुछ चीजों को उन्होंने जो पहले से एग्जिस्टिंग थी उनको रिमूव करना शुरू किया, अपनी थोड़ी थोड़ी सतह जमाई, और अब जो उनका दिली ख्वाहिश थी, जैसा कि आपने पढ़ा था बच्चों की, अंदर ही अंदर एक बहुत गुस्सा था कि क्या हुआ वर्ल्ड वॉर में उनके साथ, कैसे उनको पनिशमेंट मिला, वॉर गिल्ट फेस करना पड़ा, इसका बदला अब फाइनली नाजी लेना चाहते हैं। और अब आज वो करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू की हुआ और रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया उन्होंने जर्मनी का, ये हम पढ़ते हैं विद इन दिस वीडियो। ओके, लेट्स बिगिन विद द रिकंस्ट्रक्शन। चिल्ड्रन देखो, सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए उनको एक प्लान चाहिए था, एक प्रोजेक्ट चाहिए था, जो कि उनको लगाए वो अपने जर्मनी में, तो धीरे धीरे चीजें उनको इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर ले आए। तो उसके लिए उन्होंने अपॉइंट किया सैचेट को। सैचेट उनका पूरा नाम था, सैचेट सॉरी, सैचेट को अपॉइंट करने के पीछे इनका एक प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्ट स्टेट प्रोजेक्ट था, जो सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, आप इसे समझ लीजिए। सैचेट का बिलीव था इन फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। पूरा प्रोडक्शन होना चाहिए और तभी लोगों को पूरा पूरा नौकरी मिलेगा और उनकी इकोनॉमिक स्थिति ऊपर आएगी और वो अपनी स्थिति से बेहतर हो पाएंगे। तो इनका स्लोगन था, इनका एम था, इनका मॉडल था, इनका विजन था फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सैचेट ने जब काम करना शुरू किया ना बच्चों, तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए, जैसे कि सुपर हाईवेज बनाए और एक ऐसा काम किया जिसको आप आज तक लिव और रेलिश कर रहे हो, एंड दैट इज वोल्क्सवैगन कार। वोल्क्सवैगन कार वाज द इन्वेंशन ऑफ सैचेट इन जर्मनी। सो सबसे पहले इन्होंने जर्मन हाईवेज बनाए, साथ में वोल्क्सवैगन कार बनाया, और उसके बाद जब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के बाद, स्टेट प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने के बाद स्थिति सुधरने लगी, तब नाजी को लगने लगा कि अब मैं इतना पावरफुल हो गया हूं कि मैं अपनी जो चीजें चली गई है, अब याद करो वॉर गिल्ट में क्या क्या गया था, कंपनसेशन में ग्रीनलैंड गया था, जहां पे कोल था 75% प्रोडक्शन हो सकता था जहां पर, तो वो इन्होंने वापस लाने की सोची, इन्वेड किया और वापस जीत लिया उसको। कब जीता देखो, इसकी एक ट्रिक है बच्चों, ईयर याद करने की, 3333। ये आपको याद है कि कब ऑफिशियली चांसलर बने थे नाजी? चांसलर बने थे नाजी 3/3/1933, याद आया? 3 मार्च 1933, वो 3 लकी नंबर, ठीक है। तो ये तो हमने रिवाइज कर लिया। अब +3, ये लकी नंबर छूटेगा नहीं, हर +3 करते रहना, हर एक काम 3 साल के एग्जैक्ट बाद हुआ, यानी कि 3 है लकी नंबर आपके हीरो का, तो +3 कर दीजिए भाई 33 में, दैट इज 36। तो 36 में ग्रीनलैंड इन्होंने वापस ले लिया, देखो रीऑक्यूपाइड ग्रीनलैंड है 1936। अब उसके बाद इन्होंने इंटीग्रेट किया, यानी कि अपनी बाउंड्रीज को बढ़ा लिया इन्वेट करके, ऑस्ट्रिया हंगरी, अब ये सॉरी जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, अब ये लोग यूनाइटेड हो गए हैं। और इनका स्लोगन है, नाजी ने स्लोगन दिया, 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर। दैट मीन्स सारी जनता मेरी है, ठीक है, सब एक समान है, इक्वालिटी स्टैब्लिश किया इन्होंने। दूसरा 1 एम्पायर, एक ही एम्पायर चलेगी, दैट इज नाजी एम्पायर, और एक ही लीडर होगा और वो है हिटलर। क्लियर? तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है बच्चों, 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर किसका स्लोगन था और कब दिया गया था? तो आप याद रखेंगे और मुझे उम्मीद है आप बता देंगे 1 मार्क के लिए, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ +3। अगला काम इन्होंने +3 ईयर में किया, यानी कि 1936 तक पहुंचे थे, +3 कितना हुआ? 39। तो 1939 में इन्होंने पहली बार इन्वेट किया पोलैंड को और जीत गए, ठीक है। पोलैंड को इन्वेट किया, यानी कि जंग की शुरुआत हो गई है। अब नाजी जो है वो एक कैसे हुआ, ये कहानी है पोलैंड के इन्वेडेशन के पीछे। जब नाजी ने यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी इंटीग्रेशन किया ना, तो नाजी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, यानी कि हिटलर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि अब वो जो बदला ले सकते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का अलायंस पावर से, ठीक है। तब इनको सैचेट ने रोका। सैचेट ने कहा देखो, अभी हम इतनी बढ़िया स्थिति पर नहीं आए हैं, हमें इतने पैसे वाले नहीं हुए हैं कि हम वॉर कर दें और हमें कोई नुकसान ना हो, क्योंकि वॉर में नुकसान तो होता ही है, चाहे आप जीतो या हारो। तो उन्होंने कहा अभी रुक जाइए, अभी हम इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं है, वापस उस पोजिशन में नहीं आ सकते। नाजी को उनकी एडवाइस बिल्कुल पसंद नहीं आई, नाजी ने उनको बाहर कर दिया अपनी जर्मनी से, कहा तुम जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। और अपने ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने वॉर चूज किया, विच वाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टूडेंट्स, जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी 1939 पोलैंड पे इन्वेट करके। अब अकेले तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि आर्मी चाहिए लड़ाई के लिए, तो इन्होंने आर्मी इकट्ठी करी एक एक्ट के थ्रू। ये एक्ट इन्होंने किया 1940 में,
पेपर पे साइन किया। ट्रीपार्टाइट एक्ट था, यानी कि 3 लोग संगठित हुए। दैट वाज बिल्कुल शुरू में चैप्टर के मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड वॉर सेकंड में 2 टीम, एलाइज और एक्सेस। तो ये बन गए आपकी एक्सेस पावर, जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है, तीनों ने मिल बैठ के जो था संगठन बनाया और तय किया कि अब हम इन्वेड करेंगे, अब हम वर्ल्ड वॉर 2 करेंगे और अपने साथ गलत हुई चीजों का बदला लेंगे। अब शुरू हो जाती है कहानी वर्ल्ड वॉर 2 की। और वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी शुरू हुई है सोवियत यूनियन पर अटैक करने से 1941 में। 40 में तय हुआ वर्ल्ड वॉर 2 करेंगे, तैयारियां हुई, शस्त्र बने, अस्त्र बने, यहाँ पे तो स्काई से भी बच्चों लड़ाई हुई है। तो ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग हुई, क्या क्या हुआ ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन आज इस वीडियो में ऐसा नहीं बताऊंगी, क्योंकि वॉर देखने में मजा अलग आता है और सुनने में अलग आता है। तो आप वॉर देख कर आएंगे। मैंने इसी वीडियो में अटैच की हुई है एक एनिमेटेड वीडियो वर्ल्ड वॉर 2 की, देखिए ताकि आपको हमेशा के लिए यहाँ पे याद हो जाए। ठीक, तो वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला है, जो कि शुरू हुआ था 1941 जून में सोवियत यूनियन के अटैक से। किसने अटैक किया था? ट्रीपार्टाइट पार्टी ने अटैक किया था, और उसके बाद शुरू हो गई पूरी कहानी वर्ल्ड वॉर 2 की, जिसके कंक्लूजन मैं आपको बता देती हूँ। बता दूं, छोड़ दूं, सस्पेंस छोड़ दूं? चलो सस्पेंस छोड़ दिया, लास्ट में डिस्कस करेंगे इसे। इसी वीडियो में अटैच है, पहले आप देख लीजिए, फिर लौट कर आएंगे मेरे साथ और हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, गो अहेड विद फुल अटेंशन एंड फुल क्यूरियोसिटी। वर्ल्ड वॉर 2 को ग्लोबल वॉर और टोटल वॉर जैसे नामों से जाना जाता है। टोटल वॉर इसलिए क्योंकि आज से पहले जितने भी युद्ध हुए थे उनमें केवल विरोधी देशों की सेनाएं ही आपस में लड़ती थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं थी। इस विश्व युद्ध में आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया था। जहाज़ों की सहायता से आम लोगों के घरों को तबाह कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर अगस्त 1945 तक चला, लेकिन कुछ लोग 1937 के सीनो जापानीज वॉर को भी इसकी शुरुआत मानते हैं, जो कि बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बन गया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपेंट कंट्रीज के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 में एक तरफ थी अलाइड कंट्रीज, जिनमें यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना जैसे प्रमुख देश शामिल थे। वहीं दूसरी ओर थी एक्सिस पावर, जिसमें नाजी जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश शामिल थे। भारत उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी था, इसलिए भारत को भी ना चाहते हुए इस विश्व युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा। अब बात करते हैं युद्ध के कारणों के बारे में। राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जापान। उस समय जापान में मिलिट्रिज्म काफ़ी ज़ोरों शोरों पर था। 19वीं शताब्दी में ही जापान अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा था और आसपास की कंट्रीज तथा द्वीपों यानी आइलैंड्स पर अटैक करके जापान ने उन्हें जीत लिया था। नंबर 2, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस 1919। ये ट्रीटी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन तथा अन्य कई देशों के बीच साइन की गई थी। इस ट्रीटी के मुताबिक जर्मनी को ही वर्ल्ड वॉर 1 का जिम्मेदार ठहराया गया था और साथ ही जर्मनी पर एक बहुत बड़ा फाइन भी लगाया गया था। इतना ही नहीं, जर्मनी से अब अपनी आर्मी रखने का भी हक छीन लिया गया था। इस ट्रीटी को जर्मनी के लोग अपने साथ अन्याय मानते थे और वे लोग काफी रोष में आ गए थे। इसी बात का फायदा उठाया हिटलर ने और वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज कर दिया। नंबर 3, इम्पेरियलिज्म। उस समय की सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझी जाने वाली औपनिवेशिक ताकतें थी ब्रिटेन और फ्रांस, लेकिन अब उन्हें टक्कर देने के लिए जर्मनी और जापान नई औपनिवेशिक ताकतें बनकर उभर रहे थे। इन सभी में ये होड़ लगी थी कि कौन ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने अंडर करता है और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज अपने अधीन करता है, और ये बाद में जाकर बहुत बड़ा कारण बना वर्ल्ड वॉर 2 होने का। नंबर 4, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, जापान एंड इटली। जैसे जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी तानाशाहों की वजह से पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर 2 की आग में झोंक दिया गया, वहीं जापान में राजा का शासन तो था, लेकिन वहां पर मिलिट्रिज्म का भी काफी बोलबाला था। मिलिट्री के हेड डिक्टेटर की तरह ही काम करते थे। नंबर 5, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 1 जैसे खतरनाक युद्ध होने से रोकना, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करने में फेल रही। 1931 में जापान ने जब चाइना के मंचूरिया रीजन को हथिया लिया था, तब लीग ऑफ नेशंस जापान को रोकने में नाकामयाब रही। नंबर 6, इर्रेशनल बाउंड्रीज। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद
यूरोप में बहुत से नए देश स्थापित हुए, लेकिन इन देशों में बाउंड्रीज बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि एक ही तरह की भाषा और एथनिसिटी के लोग एक साथ आए। इसी वजह से बहुत से जर्मन लोग पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के एरिया में चले गए, लेकिन ये लोग अभी भी खुद को जर्मन ही मानते थे। राइज ऑफ हिटलर एंड NSDAP। जर्मनी में हिटलर के सत्ता में आने से वर्सलिस समझौते से बौखलाए हुए जर्मन वासियों को एक आशा की किरण दिखाई दी। उन्हें लग रहा था कि वर्सलिस समझौते में जो अन्याय जर्मनी के साथ हुआ है उसका न्याय उन्हें जरूर मिलेगा। 1933 जर्मनी में हिटलर और नाजी पार्टी का सत्ता में आना। नाजी पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कहा जाता था। इस पार्टी की विचारधारा ज्यूज यानी यहूदियों के खिलाफ थी। इसका मानना था कि आर्यन रेस दुनिया की सर्वोच्च रेस है और इसके अलावा और जो कोई भी लोग जर्मनी में रहते थे उन्हें निकाल देना चाहिए या मार देना चाहिए। और इन्हीं कट्टरवादी विचारधाराओं के कारण देखते ही देखते हिटलर एक तानाशाह बन गया। उसने वर्सलिस ट्रीटी की हर शर्त को तोड़ दिया और उसने जर्मनी की आर्मी और एयरफोर्स बनानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ एशिया में सेकंड सीनो जापानीज वॉर हुआ और जापान ने चाइना के मंचूरिया को अपने अंडर कर लिया। और 1936 में राइनलैंड नाम के एरिया पर, जो कि बेल्जियम और जर्मनी के बीच पड़ता है, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के अकॉर्डिंग जर्मनी को अपनी फौज भेजना मना था। वहाँ पर भी हिटलर ने अपनी फौज भेजकर उसे अपने अंडर कर लिया। फिर 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को भी जर्मनी में मिला लिया, लेकिन अभी तक भी अलाइड पावर्स ने हिटलर या जर्मनी के खिलाफ कुछ नहीं किया, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन नहीं चाहते थे कि इतने छोटे छोटे देशों के लिए एक बार फिर से पूरे विश्व को युद्ध की आग में झोंक दिया जाए। लेकिन वहां दूसरी ओर हिटलर की भूख ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया जैसी कंट्रीज को हथियाने के बाद भी नहीं मिटी। अब उसका अगला टारगेट था पोलैंड, लेकिन पोलैंड को हथियाना इतना आसान नहीं था। पोलैंड की रक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस और ब्रिटेन ने ले रखी थी। अब हिटलर ने नई युक्ति निकाली। उसने USSR यानी उस समय के रशिया के साथ एक समझौता कर लिया, जिसे मोल्टोव-रिबेंट्रोप पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में जर्मनी और USSR ने एक दूसरे पर अटैक न करने का डिसीजन लिया और गुप्त रूप से ये भी डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर पोलैंड पर हमला करेंगे और बाद में पोलैंड का आधा आधा डिवीजन कर लेंगे। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक करके वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की और बदले में इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी पर अटैक करने की घोषणा कर दी। साथ ही में USSR ने जर्मनी का साथ देते हुए पूर्व से पोलैंड पर अटैक कर दिया और कुछ ही दिनों में पोलैंड को जीतकर आधा आधा आपस में बांट लिया। अब USSR ने अपनी फौजें लिथुनिया, लटाविया और एस्टोनिया में भेजकर वहां पर भी अपना कब्जा कर लिया। वर्ष 1940 के शुरुआती महीनों में ही जर्मनी अपनी फुल फॉर्म में था। वह युद्ध के लिए अब नई टेक्निक का इस्तेमाल करता था, जिसे ब्लिट्जक्रीग कहते हैं। इस टेक्निक में ट्रक और टैंक्स के इस्तेमाल करके आर्मी एक ही दिन में 100 से 200 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाती थी। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जर्मनी ने 1940 के पहले 4 ही महीने में डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड्स को जीतकर बहुत बड़ा भूभाग अपने नाम कर लिया था। जर्मनी उस समय एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा था। अब जर्मनी का अगला निशाना फ्रांस था। 10 जून 1940 को जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया और 14 जून को यानी सिर्फ 4 दिन में पेरिस को जीत लिया। इस बात ने पूरे विश्व को चौंका दिया था कि सिर्फ 4 दिन में फ्रांस कैसे हार सकता है, और साथ ही इस घटना ने हर किसी के दिल में हिटलर का डर बैठा दिया था। अब हिटलर ने ब्रिटेन की तरफ अपना रुख किया। जर्मनी और ब्रिटेन की इस लड़ाई को बैटल ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। इस बैटल की खास बात ये थी कि ये दुनिया की पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें दोनों देशों के सैनिक सिर्फ आसमान में ही लड़ रहे थे, कोई भी सैनिक जमीन पर नहीं लड़ रहा था। हिटलर चाहता था कि ब्रिटेन या तो आत्मसमर्पण कर दे या फिर समझौता कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटेन की एयरफोर्स काफी शक्तिशाली थी और उसने जर्मनी की एयरफोर्स को पीछे धकेला और इसी के साथ हिटलर ने ये युद्ध बिना किसी अंतिम निर्णय के बीच में ही स्थगित कर दिया। 1940 में ही एक और महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे ट्रिपार्टाइट पैक्ट कहा जाता था, जो कि जापान, जर्मनी और इटली के बीच हुआ था और इसी ने एक्सेस पावर को जन्म दिया और बाद में हंगरी, बल्गेरिया और रोमानिया ने भी इसे ज्वाइन कर लिया।
1940 के अंत तक आते आते जर्मनी ने ग्रीस और यूगोस्लाविया पर भी कब्जा करने के बाद लगभग पूरे यूरोप को जीत लिया था, लेकिन इसके बाद भी हिटलर चुप नहीं बैठा। नाजी पार्टी का ऐसा मानना था कि हमें रहने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, जबकि जर्मनी की आजादी के हिसाब से वहाँ की बाउंड्रीज काफी लिमिटेड थी, तो ऐसा लिविंग स्पेस कहाँ मिल सकता था। इस प्रश्न का उत्तर था यूएसएसआर। तो अब हिटलर ने यूएसएसआर पर हमला करने की योजना बनाई और 1941 में यूएसएसआर पर हमला कर दिया, लेकिन बाकी देशों की तरह जर्मनी यूएसएसआर को नहीं हरा पाया। इसके पीछे का कारण था यूएसएसआर का ठंडा मौसम और बर्फबारी। ऐसे मौसम के सामने जर्मनी के सैनिक टिक नहीं पाए। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, जहां जापान ने 1940 के आते आते चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथिया लिया था। वहीं जापान अब एक्सिस पावर का भी हिस्सा बन गया था। तो अब जापान के पास ये बहाना था कि वह एशिया में ब्रिटेन की कॉलोनीज पर भी हमला कर सकता था, और इसी के तहत उसने इंडो चाइना यानी वियतनाम, बर्मा, हांगकांग, गुआम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस, इन सभी देशों पर अपना कब्जा जमा लिया था। फिलीपींस उस समय यूएस की कॉलोनी था। अब जब जापान ने यूएस की कॉलोनी को हथिया लिया तो यूएस ने भी सभी ऑयल कंपनीज पर जापान के ऑयल बेचने पर रोक लगा दी, और इसी बात से बौखलाकर जापान ने भी दिसंबर 1941 को यूएस के पर्ल हार्बर नाम की एक जगह पर अटैक कर दिया। इस अटैक में यूएस के लगभग 2500 नौसैनिक मारे गए और जहाजों को भी क्षति पहुंची, और यूएस ने भी डिसाइड कर लिया था वर्ल्ड वॉर 2 में उतरने का। लगभग 2 साल तक यूएस जापान से लड़ता रहा और जापान से वो सारे आइलैंड्स वापिस ले लिए जो कि जापान जीत चुका था। अब 1942 तक आते आते एक्सिस पावर की जीत का सिलसिला कम होने लगा। अलाइड पावर्स ने जर्मन और इटालियंस को मोरक्को और ट्यूनीसिया से खदेड़ दिया और फिर इटली पर अटैक करके इटली का आधा हिस्सा जीत लिया। दूसरी तरफ 1944 में सोवियत आर्मी यानी यूएसएसआर जर्मनी से यूरोप का पूर्वी हिस्सा छीनकर बर्लिन की ओर बढ़ गई। इसी दौरान भारत में भी वर्ल्ड वॉर 2 का असर देखने को मिला। जापान ने असम पर अटैक किया, जिसे बैटल ऑफ इम्फाल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने जापान को पीछे खदेड़ दिया। अब अलाइड पावर्स ने फ्रांस को जर्मनी से छुड़ाकर 6 जून 1944 को नॉर्दर्न फ्रांस में अपनी फौजें उतारी और कुछ ही महीने में फ्रांस को जर्मनी से आज़ाद करा दिया। 1945 के आते आते जर्मनी की आर्मी पूरी तरह से हार चुकी थी। नीदरलैंड और बेल्जियम से होते हुए अलाइड आर्मी बर्लिन तक पहुंच गई और 29 अप्रैल 1945 को जर्मन आर्मी ने सरेंडर कर दिया और 30 अप्रैल को हिटलर ने आत्महत्या कर ली और जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार गया। लेकिन जापान अभी भी सक्रिय था और उसे रोकने के लिए यूएस ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए, और इसी के साथ 15 अगस्त को जापान ने भी सरेंडर कर दिया। अलाइड पावर्स की इस जीत के दिन को यादगार बनाने के लिए ब्रिटेन ने भारत को आज़ाद करने के लिए 15 अगस्त का दिन चुना। तो अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया, क्योंकि ये दोनों एक बड़ी पावर बन चुके थे, तो ये अपनी पावर को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और शो करने के लिए कि यही सुप्रीम पावर बनेंगे, तो इनमें एक वॉर शुरू हुआ जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं, और ये वॉर 1947 से लेकर 1991 तक चला। अब यूएसएसआर और यूएसए के चक्कर में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई, जिनमें से एक था नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा था वॉर्सो पैक्ट जो कि यूएसएसआर द्वारा बनाया गया था। यूएसए, यूके, फ्रांस और यूएसएसआर ने जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया और आपस में उन्हें बांट लिया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी के बहुत सारे देशों से जर्मन लोगों को वापस जर्मनी भेज दिया गया, ताकि जर्मनी के लोग बाद में ये बोलकर वर्ल्ड वॉर 3 को स्टार्ट ना कर दें कि उनके लोग कहीं और हैं और वहाँ पर वो अपना कब्जा चाहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए, जो कि 1940 के जनसंख्या के हिसाब से पूरे विश्व की जनसंख्या के 3% थे। उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी वो सारी आज़ाद कर दी गई इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 ना हो इसलिए स्थापना की गई यूएनओ की, जो कि है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुई है तीसरे विश्व युद्ध तक अभी तक रोकने के लिए। उसके बाद फॉर्मेशन हुई इजराइल की, और जापान के कई आइलैंड्स पर यूएसए और यूएसएसआर का मेनली कब्जा था।
वैसे मेनली यहाँ पर यूएसए का कब्ज़ा है। अभी भी कुछ एरियाज़ पे, कुछ एक आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर यूएसए का कब्ज़ा है और वहाँ पर उन्होंने अपने मिलिट्री बेस बनाए हैं, लेकिन काफ़ी उसके बाद आज़ाद कर दिए गए थे। और साथ ही साथ चाइना में जो नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में लड़ाई थी, उसमें कम्युनिस्ट्स जीत गए और 1949 में ये लड़ाई ख़त्म हुई थी। और उसके बाद जो नेशनलिस्ट थे वो एक छोटे से आइलैंड ताइवान में चले गए और वहाँ पर अभी उनका ही राज है। और बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया ने भी काफ़ी हद तक इस बात को मानने से इनकार किया कि वो युद्ध में भाग लेंगे, लेकिन फिर भी कई राजाओं ने, कई जो रियासतें थी राजाओं की, उन्होंने अपनी आर्मी भेजी जो कि डिफरेंट जगह में गई और वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ी। लगभग 25 लाख सैनिक गए थे और उसमें से 78,000 लोग मारे गए थे। और साथ ही साथ जो उस समय का बंगाल था भारत का, जिसमें जो हमारा आज का वेस्ट बंगाल है और जो बांग्लादेश है और असम है, ये पूरा एरिया एक था जिसे उस टाइम बंगाल कहते थे। वहाँ पर भी काफ़ी लोगों की मौत हुई। लगभग 30 से 40 लाख लोग मारे गए थे भूखमरी के कारण। बंगाल में जो मेन खेती होती थी वो थी चावल की, और उस चावल को ब्रिटिश सरकार ने अपनी आर्मी के लिए भेजा, लेकिन इस चक्कर में यहाँ पर सारे चावल ख़त्म हो गए और यहाँ के लोग भूखमरी के कारण मरने लगे। अब बात करते हैं बिल्कुल जेन्युइन कंक्लूजन की। युद्ध में चाहे जो मर्जी जीता हो, लेकिन लोग दोनों तरफ के मरे, और जो भी डेवलपमेंट थी, जो भी ग्रोथ इतने सालों में उन कंट्रीज़ ने की थी, वो खिसक के 20 या 30 साल पीछे चली गई। और इन सभी चीज़ों को रिकवर करने में अगले 20-30 साल यूं ही गए। और भगवान न करे अगर कहीं तीसरा विश्व युद्ध हो तो यूज़ होगा न्यूक्लियर वेपन्स का, हाइड्रोजन और एटॉमिक बॉम्ब्स का, जिससे जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद लोगों की लाशें दिखती थी वो भी नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये प्लेनेट ही नहीं बचेगा। आपने अपना वर्ल्ड वॉर 2 का स्टोरी बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपको समझ भी आया होगा। अब इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं बिफोर वाइंडिंग अप द लेक्चर ऑफ द डे, एंड दैट इज कि रिकंस्ट्रक्शन में हमारा वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ बाय जर्मन। दैट मीन्स हिटलर की जिद से शुरू हुआ था। ये आपने देखा ही था किस तरीके से वॉर हुआ था। इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो जर्मन ने शुरू किया बाय हिटलर। 2 फ्रंट पे जर्मन घेर लिया गया, दैट इज ईस्ट फ्रंट एंड वेस्ट फ्रंट। ठीक है, अब दोनों जब अटैक करेगा तो जवाब तो मिलेगा ही। तो फिर ईस्ट फ्रंट पे अटैक किसने किया? सोवियत आर्मीज ने। जर्मन के ईस्ट फ्रंट पे अटैक हुआ सोवियत आर्मी से, और वेस्ट फ्रंट पे अटैक हुआ ब्रिटिश एरियल आर्मी से। बॉम्बिंग हुई, दैट मीन्स हवा के थ्रू उन्होंने जेट्स के थ्रू बॉम्बिंग की थी। तो यू कैन इमेजिन कि दोनों तरफ से जर्मन घेर लिया गया था, ईस्ट से भी और वेस्ट से भी। ठीक है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। वेस्ट से ब्रिटिश ने घेरा था और ईस्ट से सोवियत यूनियन ने घेरा था। देन नेक्स्ट अब क्या हुआ कि जब सोवियत आर्मीज ने ईस्ट को कॉन्कर कर लिया, ईस्ट जर्मनी को कॉन्कर कर लिया, तो उन्होंने बर्लिन में एंटर करने की कोशिश की। दैट मीन्स इनसाइड, मतलब एकदम एक ऐसे पार्ट पे यूरोप के जो कि बिल्कुल ईस्ट का सेंटर है। तो फिर बर्लिन जब उन्होंने कॉन्कर किया, धीरे धीरे करके जो है वो आगे बढ़ते गए, और एक टाइम ऐसा आ गया कि पूरा एंटायर ईस्टर्न यूरोप किसके पास आ गया? सोवियत आर्मीज के अंडर कंट्रोल हो गया, उनके पास आ गया। ये सब आपने देखा था। उसके बाद जापान की बात अगर करें तो जापान ने इन्वेड किया ईस्ट, दैट मीन्स जो यूरोप का ईस्टर्न पार्ट था उसको इन्वेड किया, और वहां पे उन्होंने ऑक्यूपाई किया फ्रेंच और इंडो चाइना। ठीक है, यहाँ पर वो जीत गए थे, उन्होंने फतेह हासिल कर लिया था जापान ने। अब देखो, ये जवाब था जर्मन के ऊपर अटैक हुआ। ठीक है, ईस्ट से हुआ, वेस्ट से हुआ, ब्रिटिश ने किया और सोवियत आर्मीज ने किया। अब क्योंकि ये लोग ट्रीपार्टाइट अटैक बना चुके थे, तो इसलिए अब जवाब कौन दे रहा है? जापान। किस पे अटैक करके दे रहा है? फ्रेंच पे और इंडो चाइना पे। ठीक, उसके बाद जापान यहाँ पे रुका नहीं। इतना अटैक करने के बाद उसने बॉम्ब जो है वो शुरू किया गिराना इन यूएस से, स्टार्टेड बॉम्बिंग इन यूएस से। अब यूएस से अब तक नहीं चाह रहा था कि वो जरा सा भी वॉर में इन्वॉल्व हो। रीजन, यूएस पहले वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व होकर देख चुका था। यूएस बहुत स्मार्ट कंट्री है, वो फालतू में अपना क्राइसिस क्रिएट करना नहीं चाहती है। वो बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि फिर से एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाए और उसके पीपल को एक क्राइसिस फेस करना पड़े। तो वो अभी तक दूर थी, अभी तक बिल्कुल नहीं आई थी। लेकिन अब मजबूरी में, क्योंकि भाई जब घुस के कोई घर में अटैक करेगा, जापान में जब
यूएस पे बॉम्ब करना शुरू किया, और वो भी उसके एक बहुत मेजर पोर्ट पे, दैट वाज पर्ल हार्बर पोर्ट। ठीक है, तो जब पर्ल हार्बर पर अटैक होगा तो यूएस नहीं बैठेगा। अब यूएस को जबरदस्ती फोर्सफुली जो है वॉर में एंटर करना पड़ा, और उसने फिर अटैक किया। फिर उसने सबसे पहले हराया हिटलर को, डिफीट किया, हिटलर हार गए बुरी तरीके से। एंड देन वॉर में एंटर करने के बाद इन्होंने जापान के हिरोशिमा पर अटैक किया, वहां पे बॉम्ब गिराया। ये एक बहुत फेमस बॉम्बिंग थी जिसको आपने कई बार सुना भी होगा, हिरोशिमा नागासाकी का अटैक। ठीक है, वो उसकी बर्बादी इतनी थी, इतना बड़ा अटैक था वो यूएस की तरफ से कि आज तक यूएस पावर के लिए वो जाना जाता है। एंड इट वाज डन इन मई 1945। तो 1945 में जापान की बर्बादी हुई हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक से बाय यूएस, ऑल्सो डिफीट हुआ हिटलर। और इसके साथ वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी खत्म हो जाती है, और यूएस की एंट्री से जो भी आपके जो पावर थी, ठीक है, जो टीम ए की पावर थी, दैट वाज अलाइज पावर, वो जीत गई है। और फिर अब टाइम आ गया है कि हेलमुथ की स्टोरी पर जाए। हम चैप्टर के बिगनिंग में फ्लैशबैक गए थे ना कि लोग डर रहे थे, अब आ गया है वो समय कि अब क्योंकि जीत गई है अलाइज पावर और हार गया है नाजी, और बहुत बड़े बड़े वादे किए थे उसने लोगों से, सब टूट गए हैं। और उसकी खुद की ईगो ने और जल्दबाजी ने उसकी जर्मनी को फिर से उसी क्राइसिस में लाके खड़ा कर दिया है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हेलमुथ के फादर ने सुसाइड कर लिया था, एंड व्हाट वर द रीजंस कि खुद नाजी ने सुसाइड कर लिया था और उसकी पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था। और जितने भी नाजी के फॉलोअर्स थे वो भी यही सोच रहे थे, इंस्टेड ऑफ लिविंग अंडर द अलाइज पावर और वो जो दुर्गति करेंगे उसको सहने से बेहतर है कि हम सुसाइड कर ले। एंड दैट इज द रीजन हेलमुथ के फादर ने सुसाइड कमिट किया, और वो कंडीशन क्रिएट हो गई पूरे जर्मनी में कि लोग डरे हुए थे, नाजी के फॉलोअर डरे हुए थे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो अब अपने दुश्मन की गुलामी करे। तो इसके साथ आपका वर्ल्ड वॉर नंबर 2 खत्म होता है। 2 मेजर वॉर, उसके इम्पैक्ट, उसके इफेक्ट, उसके बिफोर आफ्टर की सारी कहानी खत्म होती है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 क्लियर है। अब ये टॉपिक, दूसरा नया टॉपिक, दैट इज नाजी वर्ल्ड व्यू। ये शुरू करने से पहले कि इसके अलावा नाजी का क्या व्यू था, आप इतना लेक्चर अपना क्लियर कर लीजिए। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर स्टोरी वर्ल्ड वॉर की मूवी देखते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप पेन डाउन कर सकते हैं। साथ में और भी बहुत सारे लिंक्स हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं मूवी देखने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 की, तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके भी देख सकते हो। इन केस आपको अगर इस मूवी में कुछ भी ऊपर नीचे लगा हो और चाहो तो पूछ भी सकते हो कमेंट सेक्शन में, अपनी प्रॉब्लम आप मेंशन करिए। और स्टे ट्यून, डेली देखिए लेक्चर, क्योंकि चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा है। साथ में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, एंड दैट इज कि अगर पिछला कोई टॉपिक या क्वेरी मेरे पास आई थी कि पिछला कोई टॉपिक अगर देखना है मैम तो समझ नहीं आता कहाँ जाके देखिए। इट्स वेरी सिंपल, प्लेलिस्ट है, ठीक है। आप चैनल पर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके सब सब्जेक्ट के हिसाब से और क्लास के हिसाब से। जैसे क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में सारे चैप्टर मिल जाएंगे आपको, जो भी वीडियो देखना आप देख लो वहां जाके, ठीक है। ऐसे क्लास 9 सिविक्स, क्लास 9 इको, क्लास 9 ऐसे मिलेगा, फिर क्लास 10 का अलग मिलेगा, तो कहीं मर्जिंग नहीं होगी। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां सारी आपकी क्लास की उसी सब्जेक्ट की वीडियोस रहेंगी। चैप्टर थंबनेल में जो आपका कवर पेज है वीडियो का, उसमें लिखा हुआ है, टॉपिक भी लिखा हुआ है, जो भी आपको चाहिए आप वो वाली वीडियो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।